Hello, hello Jayanti, can you hear me? You can use chat option on your uh, mobile or on your laptop. If you are in laptop or on your mobile, you can use chat option. If you have any query or any problem, you can use chat option. Clear? Jayanti, can you hear me? Can you listen me? Can you see me? Okay. We are in the second period, and we had started the chapter first, and what we had seen about the existence of early humans, कि कैसे वो एग्जिस्ट हुए और कैसे कुछ स्कॉलर्स ने ये नहीं माना कि जो एविडेंस मिले थे वो अर्ली ह्यूमंस के नहीं थे, वो भी अपन ने देखा। नाउ ऐसी एक घटना 1856 के अंदर हुई। अब कैसे एक स्कल जिसको अपन बोलते हैं खोपड़ी जिसको बोलते हैं, वो मिली जर्मनी के अंदर। देखते हैं क्या इंस्टेंस थी, क्या घटना हुई थी और क्यों स्कॉलर्स हिचकिचा रहे थे। मैंने आपको बताया था कि स्कॉलर्स जो थे 200 साल पहले इसलिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि जो बाइबल की ओल्ड टेस्टमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग्स आर द क्रिएशन ऑफ गॉड, मीन्स भगवान के बनाए हुए मनुष्य जो है वो भगवान के बनाए हुए हैं। सो कई तरह की हिचकिचाहट थी स्कॉलर्स के मन में। ऐसी एक हिचकिचाहट देखने को मिलती है घटना से। फॉर इंस्टेंस, इन अगस्त 1856 वर्कमैन हु वर क्वारिंग फॉर लाइम स्टोन इन द निएंडर वैली नियर द जर्मन सिटी ऑफ डेसल्डॉर्फ। एक घटना देखने को मिली 1856 के अंदर, जब कुछ मजदूर काम कर रहे थे और जर्मनी के डेसल्डॉर्फ नगर के पास में, और जहाँ पे वो निएंडर घाटी के अंदर चूने के पत्थरों की खान में खुदाई कर रहे थे। तो जब वो ये खुदाई कर रहे थे, दे फाउंड अ स्कल एंड सम स्केलेटल फ्रेगमेंट्स। उनको एक खोपड़ी और कुछ हड्डियों के और छोटे मोटे टूटे फूटे अवशेष मिले। These were handed over to Carl Fulrott, a local school master and natural historian, who realized that they did not belong to modern human। और जब वो उनको ये खोपड़ी और हड्डियों के टूटे फूटे अवशेष मिले, तो उन्होंने इस खोपड़ी को लेकर के वहाँ का एक लोकल स्कूल मास्टर था कार्ल फोरोट, उसको हैंड ओवर कर दिया, जो कि एक नेचुरल हिस्टोरियन भी था, एक नेचुरल इतिहासकार भी था। उसको उन्होंने सौंप दिए और वो उसको देख करके समझ गया कि ये खोपड़ी मिली है, ये आज के ज़माने के ह्यूमन बीइंग्स की खोपड़ी नहीं है। मिलती ज़रूर थी, मिल रही थी ह्यूमन बीइंग्स के स्कल से, बट क्या था कि वो उसने देखते रियलाइज़ कर लिया कि ये स्कल जो है ये आज के मॉडर्न ह्यूमन बीइंग से नहीं मिल रही थी, बट देयर आर डिफरेंसेस। ही देन मेड अ प्लास्टर कास्ट ऑफ द स्कल एंड सेंट इट टू हर्मन शॉफसन, अ प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी एट बॉन यूनिवर्सिटी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया और उसे जो बॉन विश्वविद्यालय, जो बॉन यूनिवर्सिटी है जर्मनी में भेज दिया प्रोफेसर शॉफसन के पास में, जो कि शरीर रचना
विज्ञान के प्रोफेसर थे। शरीर रचना मीन्स जो कि अपना एनाटॉमी, हु वॉज द प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी इन बॉन यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। तो उन्होंने उसको प्लास्टर करके और उसको उनके पास भेज दिया। द फॉलोइंग ईयर दे जॉइंटली पब्लिश्ड अ पेपर क्लेमिंग दैट द स्कल represented a form of human that was extinct। और आने वाले साल में दोनों ने मिलकर के एक पेपर पब्लिश किया और उसमें ये, या शोध पत्र जिसको अपन बोलते हैं, वो उन्होंने पब्लिश किया और उसके अंदर ये दावा किया कि ये जो खोपड़ी मिली है, ये जो स्कल मिला है, ये एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है। ये जो खोपड़ी मिली है ये उस मनुष्य की है जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं, ऐसे मनुष्य की है। At that time, scholars did not accept the view and instead declared that the skull belonged to a person of more recent times। But उस समय स्कॉलर्स ने इसको नहीं माना, विद्वानों ने इसको नहीं माना और उन्होंने ये कहा कि ये जो खोपड़ी मिली है ये आज के टाइम के मनुष्य की ही है। पर उन दोनों का ये दावा था, अपने फुलआउट का और हरमन शॉफमैन का, कि हॉफशंस का, कि ये जो स्कल है ये उस मनुष्य का है जो अब ख़त्म हो चुकी है। बट विद्वानों ने इसे नहीं माना और ये कह दिया कि ये जो खोपड़ी मिली है ये आज के टाइम की ही है, दैट इज इट इज़ बिलोंग टू अ पर्सन ऑफ मोर रीसेंट टाइम्स। Clear? Then in November 24, that is on November 24th, 1859, when Charles Darwin's On the Origin of Species। Now see, who was Charles Darwin? Charles Darwin एक साइंटिस्ट था और बहुत बड़ा साइंटिस्ट था और उसकी ने जो किताब लिखी है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज मीन्स वॉज पब्लिश्ड। और उसी समय के अंदर 1859 के अंदर 24 नवंबर को चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो बुक थी वो पब्लिश हुई। मार्क द लैंडमार्क इन द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। और उस किताब ने एक लैंडमार्क यानी कि एक उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ प्रकाशित हुई। Then all 1250 copies of the first print were sold out on the same day। और सेम डे, एक दिन के अंदर जो उसकी जो कॉपी थी, जो प्रिंट थे 1250 प्रिंट सेम डे पे ही वो बिक गए। डार्विन आर्ग्यूड दैट ह्यूमन्स हैड इवॉल्व्ड फ्रॉम एनिमल्स अ लॉन्ग टाइम। अब इस किताब के अंदर डार्विन ने ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि जो ह्यूमन्स हैं वो एनिमल से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी कि जानवरों के रूप से ही वो विकसित हुए हैं। ह्यूमन्स जो हैं वो जानवरों के रूप से ही वो विकसित हुए हैं बहुत समय पहले। ये डार्विन ने आर्ग्यू किया था, यानी कि अपनी पुस्तक जो उसने पुस्तक लिखी थी उसमें दलील दी थी कि मानव जो है वो जानवरों से के रूप से ही विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। तो इस किताब से बहुत बड़ा एक हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे या जो स्कॉलर्स थे उनकी मानसिकता के ऊपर प्रभाव पड़ा। और जो अभी अपन ने देखा कि जो निएंडर वैली के अंदर जो स्कल मिला, जब उसको दो स्कॉलर्स या दो विद्वान ये कह रहे थे कि ये इट डज़ नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट मैन, इट बिलोंग्स टू द ह्यूमन विच हैड बीन एक्सटिंक्ट, जो कि ख़त्म हो चुके हैं। बट उस समय स्कॉलर्स ने नहीं माना। बट जब चार्ल्स डार्विन की ये बुक प्रकाशित हुई, छपी, जिसके अंदर उसने ये पूरी अच्छी तरह आर्ग्यू किया कि जो इंसान है वो जानवरों से ही उसका रूप आया है
at present. Clear? So there is a question. Write down the question. How was Neanderthal, 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 how was Neanderthal man's skull discovered? How was Neanderthal man's skull discovered? कैसे नियंडरथल मैन्स स्कल डिस्कवर्ड हुई? तो मैंने अभी आपको पूरा इंस्टेंस बता दिया कि कैसे डिस्कवर हुई, एंड यू आर हैविंग द बुक्स इन विच इट इज़ रिटन एंड व्हाट एंड दैट आई हैड read before you. Now we move on to the topic, the story of human evolution. The story of human evolution. You can see here there are 4 skulls. There are 4 skulls, 1, 2, 3 and 4, and all these 4 are different from one another. Let's see A, B, C and D skulls. We will study these skulls. Look at these 4 skulls. A, skull A belongs to an ape. पहला स्कल जो है वो एक वानर की है. स्कल बी बिलोंग्स टू अ स्पीशीज नोन एज ऑस्ट्रोलोपिथिक्स. सेकंड वाली जो खोपड़ी है वो एक ऐसी प्रजाति की है जो कहलाती थी ऑस्ट्रेलोपिथिक्स नामक प्रजाति की है. C belongs to a species known as Homo erectus. और C खोपड़ी जो है वो Homo erectus की है, मीन्स सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की. तो अब आप 3 खोपड़ियों के अंदर आप 3 स्कल्स के अंदर आप डिफरेंस देख रहे हैं. पहली तो है एप की मिली है, दूसरी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स नामक प्रजाति के है जो कि एप से ही जुड़ा हुआ था. देन स्कल सी उस की है जो कि सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी की है. नाउ वी मूव ऑन टू स्कल डी, दैट इज होमो सेपियंस, बिलोंग्स टू अ स्पीशीज नोन एज होमो सेपियंस. और होमो सेपियंस मीन्स लिटरली थिंकिंग वाइज मैन टू विच ऑल प्रेजेंट डे ह्यूमन बिलोंग्स. तो अब डी जो स्कल है वो होमोसेपियंस का है, मीन्स ये वो लोग हैं जो कि आज के ज़माने के हैं, जो अपन हैं, जिनमें कि क्या है, सोचने की शक्ति है और बुद्धि है, थिंकिंग एंड वाइज मैन, होमोसेपियंस. तो ये 4 स्कल्स हैं द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर. द डिफरेंस दैट वी नोटिस इन द स्कल शोन इन द एग्जाम्पल आर सम ऑफ द चेंजेस दैट केम अबाउट अस एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. तो ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर अर्ली ह्यूमन बीइंग्स के अंदर से लेकर के अभी तक जो चेंजेस आए हैं अपने स्कल के अंदर, अपने वो ये चेंजेस बताए गए हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए. पहले इंसान की फर्स्ट स्कल कैसा था, एप का था, सेकंड कैसा था, थर्ड कैसा था, और फोर्थ जो आज अपना स्कल है वैसे. द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज एनॉर्मसली लॉन्ग एंड समवॉट कॉम्प्लिकेटेड. Now
अपने मानव के विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए मानव के विकास की कहानी बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर अपन अपने मानव के विकास की कहानी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है ये, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मीन्स जटिल है या उलझी हुई है। अब उलझी हुई यूँ है कि कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आज भी अपन क्या मानते हैं, वी आर क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने अपने को बनाया। या यहाँ पे साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन जैसे साइंटिस्ट्स क्या कह रहे हैं कि जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो एनिमल से ही हुआ है, मीन्स एनिमल से धीरे धीरे क्या हुआ है, इंसान बना। तो कई तरह के क्वेश्चंस हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की उलझन है, और ये बहुत एक जटिल चीज़ है। देयर आर ऑल्सो मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस and new data often lead to a revision and modification of earlier understandings। और इस संबंध में कई ऐसे अनआंसर्ड क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर नहीं दे पा रहे हैं, और नए नए डेटा या एविडेंस भी मिले हैं, जो अक्सर क्या होता है, पुरानी समझ तथा जानकारी में परिवर्तन संशोधन करने पड़े, यानी कि उनके अंदर चेंजेस लाने पड़े या उनके अंदर संशोधन करने पड़े हैं। लेट अस लुक सम ऑफ द डेवलपमेंट्स एंड द इम्प्लीकेशंस मोर क्लोजली। अब अपन और डेवलपमेंट देखते हैं, और इन जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनके परिवर्तनों को और उनके रिजल्ट्स को, परिणामों पर अब अपन कुछ अधिक गहराई से चलते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए। नाउ इट इज़ पॉसिबल टू ट्रेस these developments back to between 36 and 24 मिलियन ईयर्स अगो। तो मानव के विकास के क्रम को अगर अपन 36 से 24 मिलियन वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। MYA स्टैंड्स फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। वी समटाइम्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉन्सेप्टलाइज सच लॉन्ग स्पेंस ऑफ टाइम, और कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है, बहुत ज़्यादा। इट लुक्स लाइक इम्पॉसिबल कि आज से 36 मिलियन ईयर्स अगो कैसा था इंसान, एक कल्पना करना भी क्या हो जाता है, एक बहुत कठिन हो जाता है कि किस तरह का इंसान होगा आज से 36 मिलियन ईयर्स अगो या 24 मिलियन ईयर्स अगो। तो if you consider a page of your book to represent 10,000 years in itself, a vast span of time, 10 pages would represent 100,000 years and 100 pages would equal to 1 million years। अगर अपन अपनी किताब के एक पेज को 10,000 साल मानते हैं तो 10 पेज 100,000 साल हो जाएंगे। तो 10 पेज कितने हो जाएंगे, 10,000 साल हो जाएंगे, और 100 पेजेस कितने हो जाएंगे, 1 मिलियन ईयर्स। अगर अपन अपनी बुक का एक पेज को अगर अपन 10,000 साल मानते हैं तो 10 पेज कितने हो जाएंगे, 100 ईयर्स, एंड 100 पेजेस विल बी 1 मिलियन ईयर्स। टू थिंक ऑफ 36 मिलियन ईयर्स यू वुड हैव टू इमेजिन अ बुक ऑफ 3,600 पेजेस लॉन्ग। अगर अपन 36 मिलियन ईयर्स अगो की बात सोचते हैं तो वो किताब कितने पेजेस की हो जाएगी, 3,600 पेजेस की, यानी कि एक बहुत बड़ी किताब बन जाएगी। दैट वॉज व्हेन प्राइमेट्स, अ कैटेगरी ऑफ मैमल्स, एमर्ज्ड इन एशिया एंड अफ्रीका सब्सिक्वेंटली बाय अबाउट 24 मिलियन ईयर्स अगो। There emerged a subgroup amongst primates called hominoids. This includes apes, and much later, about 5.6 million years ago, we find evidence of the first
होमिनिड्स। तो ये वह समय था जब एशिया और अफ्रीका में जो स्तनपायी प्राणियों जो या प्राइमेट्स को बोलते हैं स्तनपायी प्राणियों के नामक श्रेणी का क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, या वो उत्पन्न हुए थे। और उसी प्राइमेट्स में से एक और सब डिवीज़न हुआ, और जिसे होमिनॉइड्स कहते हैं, और इसी उप समूह में एप शामिल थे। और इसी सब डिवीज़न के अंदर कौन शामिल थे? एप्स, या जिसको अपन वानर बोल सकते हैं, एप शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद, लगभग 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, हमें पहले होमिनिड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिला। और फिर लास्ट में 5.6 मिलियन ईयर्स अगो अपने को जो मिले हैं वो किस प्राणियों के एविडेंस मिले हैं? होमिनिड्स के। ना सबसे पहले प्राइमेट्स जो कि स्तनपायी सबसे उत्पन्न हुए थे, उन प्राइमेट्स के अंदर से एक सब डिवीज़न आया होमिनॉइड्स के अंदर एक ग्रुप था एप्स का, ठीक है। देन अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो एक और अस्तित्व में आए जिसको कि अपन बोलते हैं होमिनॉइड्स में एप्स आए, और एप्स के बाद होमिनिड्स जो कि 5.6 मिलियन ईयर्स अगो, जिसके कि हमें एविडेंस मिले हैं। नाउ हु आर प्राइमेट्स? Primates are a subgroup of a larger group of mammals. They include monkeys and humans. They have a body, hair, a relatively long gestation period, following birth, mammary glands, different types of teeth, and the ability to maintain a constant body temperature. ये primates है। It is given in our book, that is on page number 10, just below the figures of the skull. Here it is written about the primates क्या थे? प्राइमेट्स में से ही सब ग्रुप निकले होमिनॉइड्स के अंदर ही एक ग्रुप था एप्स का, और फिर एक 5.6 लाख मिलियन ईयर्स अगो होमिनिड्स के एविडेंस अपने को मिले। क्लियर? गॉट इट? While hominids have evolved from hominoids and share certain common features, there are major differences as well. अब जब hominoids के अंदर से hominids आए हैं तो उनमें कुछ एक जैसे फीचर्स भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। होमिनॉइड्स हैव अ स्मॉलर ब्रेन देन होमिनिड्स। सबसे बड़ा डिफरेंस, होमिनॉइड्स जो थे उनके अंदर जो ब्रेन था वो छोटा था कंपैरेटिवली टू होमिनिड्स। दे आर क्वाड्रिपल्स वॉकिंग ऑन ऑल फोर्स बट विथ फ्लेक्सिबल 4 limbs। और जो होमिनॉइड्स थे वो 4 पाँव पे चलते थे, बट उनके जो लिम्स थे वो बहुत फ्लेक्सिबल थे। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ होमिनॉइड्स और होमिनिड्स का? फर्स्ट डिफरेंस ये कि होमिनॉइड्स जो थे उनका ब्रेन क्या था? स्मॉलर ब्रेन था कंपैरेटिवली टू होमिनिड्स। नाउ सेकंड डिफरेंस इज होमिनॉइड्स आर क्वाड्रिपल, यानी कि होमिनॉइड्स जो थे
वो 4 पाँव पे चलते थे। होमिनिड्स बाय कॉन्ट्रास्ट हैव एन अपराइट पोस्चर एंड बाइपेडल लोकोमोशन। और होमिनिड्स उनके कॉन्ट्रास्ट के अंदर उनका पोस्चर क्या था, उनके वो क्या थे, वो सीधे चलते थे और 2 पाँव पे चलते थे। देयर आर ऑल्सो मार्क डिफरेंसेस इन द हैंड विच एनेबल्स द मेकिंग एंड यूज ऑफ टूल्स। और हाथ के अंदर भी डिफरेंसेस था होमिनॉइड्स और होमिनिड्स के अंदर। होमिनिड्स के जो हाथ थे वो इस तरह के हो चुके थे कि वो टूल्स को बना सकें और उसका यूज़ कर सकें। तो अपन ने अभी देखा कैसे होमिनिड वर्ग होमिनॉड से विकसित हुआ, उपसमूह से विकसित हुआ। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती थी लेकिन कुछ बड़े अंतर भी थे। होमिनाइडों का जो ब्रेन था होमिनाइडो की तुलना के में छोटा होता था। वे 4 पाँव पे चलते थे लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। इसके उल्टा होमिनिड जो थे वे सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पर चलते थे। उनके हाथ विशेष किस्म के होते थे जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। सो ये अपन ने देखा कि कैसे होमिनॉइड से होमिनिड्स हुए और कैसे दोनों के अंदर डिफरेंस थे। समानताएं तो थीं, आंखें थीं, 2 ही आंखें थीं, 2 ही कान थी, ये सब तो समानताएं थीं। बट जो ब्रेन का डिफरेंस और जो 4 पाँव से पे चलते थे और होमिनॉइड्स 4 पाँव पे चलते थे, होमिनिड जो बाद में आए वो 2 पाँव पे चलते थे। तो ये डिफरेंस अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट हाउ द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस स्टार्ट्स, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ और साइंटिस्ट्स ने और स्कॉलर्स ने इनको कैसे कैसे अपने सामने एक के बाद एक क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर रखा है। जैसे कि पहले कैसे था इंसान, फिर बाद में कैसा हुआ, सबसे पहला जो था वो क्या कहलाता था, प्राइमेट्स क्या थे, होमिनॉइड्स हुए, होमिनॉइड्स के बाद उनके सब ग्रुप हुए, सब ग्रुप के बाद होमिनिड्स आए जिसके बारे में अभी अपन ने स्टडी की है। क्लियर? सो in the next class we will continue and the link will be sent to you by evening or before starting the class. The link will be sent to you. Clear? So you just go through your book, read the chapter, and if there is any problem you can use my WhatsApp number or you can query me in the next class, that is tomorrow. आप मुझसे कल पूछ सकते हैं या मेरे WhatsApp नंबर पे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर? ओके, थैंक यू। वी विल meet tomorrow in the morning at 8 AM.